Hello guys, welcome to Jenta classes. I am Shivam Pandey and today I am going to start class 11th biology second chapter biological classification. तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमको सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को फटाफट अपने फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए ताकि बाकी ढेर सारे बच्चे जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं, बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकते, खुद से एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उनकी भी क्या हो मदद हो सके। क्योंकि हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की, वीडियो प्लस क्वेश्चंस भी। हम यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं। यहाँ पर रेगुलर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमने चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँ कि मैं पूरे समय से पहले सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स आपको पढ़ाऊँगा, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा, प्लस एग्जाम की प्रिपरेशन अलग से कराऊँगा। तो दोस्तों नीट के लिए हमारे साथ जुड़िए, हम आपका आखिर तक साथ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वीडियो को फटाफट से शेयर करिए, एनसीईआरटी की बुक अपने साथ में रखिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, जैव वर्गीकरण। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभ्यता के उदय के साथ ही बहुत सारे प्रयास किए गए जीवित प्राणियों को वर्गीकृत करने का। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट born आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर ओन यूज फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। शुरुआत की जो वर्गीकरण था, ठीक है, तो वह कोई साइंटिफिक नहीं था, किसी भी तरीके से वैज्ञानिक तरीका नहीं था, बल्कि जो हमारे पूर्वज थे, आदिमानव लोग थे, उन्होंने क्या था अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को क्लासीफाई किया था, वर्गीकृत किया था, जैसे कि खाना है, कपड़ा है, मकान है, आवास है। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है एरिस्टोटल। उन्होंने पहली बार कोशिश करी एक वैज्ञानिक तरीके से जीवित प्राणियों को वर्गीकृत करने की। He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs। उन्होंने बाहर रूप को देखकर, मतलब बाहर से दिखने में कैसे हैं, इसके आधार पर उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में क्लासिफाई किया, वृक्ष, झाड़ी और साग। He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not। उन्होंने एनिमल्स को भी क्लासीफाई किया इस आधार पर कि ऐसे एनिमल्स जिनमें लाल रक्त कणिकाएँ हैं और ऐसे जिनमें लाल रक्त कणिकाएँ नहीं हैं। जिनमें लाल रक्त कणिकाएँ थी उनका क्या नाम दिया, एनीमिया। जिनमें लाल रक्त कणिकाएँ नहीं थी उनको क्या नाम दिया, ई एनीमिया। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का महत्व क्या था, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या थी, उसको समझते हैं। इट मेक्स द स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इजी। या बहुत ढेर सारे प्राणियों के अध्ययन को क्या करता है, आसान बना देता है। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ होल रेंज ऑफ डाइवर्सिटी फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स। यह आपको बताता है कि पूरे प्राणियों में कितनी विभिन्नता है, क्लासिफिकेशन। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंटर रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। यह जीवित प्राणियों के बीच में अंतर संबंध को भी आपको बताता है, हमें बताता है। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इससे हमें पता चलता है किस तरीके से अलग अलग समूह के प्राणियों का उदय हुआ, विकास हुआ, उद्भव हुआ। इट गिव्स अ सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोन एंड अननोन ऑर्गेनिजम्स। यह आपको तरीका देता है जिसकी मदद से आप उन प्राणियों को पहचान सके जिनको आप जानते हैं, और साथ ही साथ उनको भी पहचान सके जिनको आप नहीं जानते हैं। ये क्या थे, आवश्यकता थी, ये क्या था, इंपॉर्टेंस था क्लासिफिकेशन का। अब आगे बढ़ते हैं। इन लीनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटिया एंड एनिमलिया किंगडम्स वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक्स। लीनियस के समय में एक दो किंगडम, ठीक है, दो जगत वाला सिस्टम विकास किया गया, एक पद्धति बनाया गया वर्गीकरण का, जिसमें लीनियस ने प्लांट और एनिमल्स में क्या किया, सभी जीवित प्राणियों को उठा के रख दिया। सभी पौधों को प्लांटिया में, सभी जानवरों को एनिमलिया में उठा के रख दिया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यह क्या था कि न तो यह यूकैरियोट्स से और प्रोकैरियोट्स में कोई अंतर करता था, न यूनिसेलुलर न ही मल्टीसेलुलर, मतलब न एक कोष के और न ही बहुकोष की, इसमें भी अंतर नहीं करता था। ये भी नहीं बताता था कौन एक कोष की है, कौन दो कोष की, कौन फोटोसिंथेटिक है, कौन अपना खाना स्वयं बना सकता है, और कौन क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, मतलब हेटरोट्रॉपिक है या सेप्रोफाइटिक है, पैरासिटिक है, ये भी नहीं बताता था इनका सिस्टम।
Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था प्राणियों का प्लांट्स एनिमल्स में बहुत ही आसानी से कर दिया गया था, बहुत ही आसानी से लोग उसको समझ पाते थे। और प्राणियों की बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी था, बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी जो कि इसमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आती थी। मतलब न तो आप उनको प्लांट्स में रख सकते हैं, ना ही क्या एनिमल्स में रख सकते हैं। Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. इसलिए जो दो किंगडम सिस्टम था, द्विजगत पद्धति था प्राणियों को वर्गीकृत करने का, वह समय के साथ अपर्याप्त लगने लगा। Besides gross morphology, nature of all, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolution, relationship, etc. अब क्या थी, ऐसी जरूरत आ गई कि हम केवल बाहर संरचना नहीं देखेंगे, देखने में कैसे हैं इसके आधार पर नहीं, बल्कि हम देखेंगे उनकी कोशिका की संरचना कैसी है, ठीक है, उनका सिलवाल कैसा है, पोषण का क्या तरीका है, आवास कैसा है, प्रजनन का क्या तरीका है, विकासीय संबंध उनमें कैसे हैं, इन सभी चीज़ों को देख के वर्गीकरण किया जाने लगा समय के साथ। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम। इसलिए समय के साथ जो वर्गीकरण की पद्धति है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। डिफरेंट सिस्टम्स दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट। ये प्लांट और एनिमल किंगडम क्या है, कांस्टेंट है, हमेशा ऐसे ही रहेंगे, बट ओवरऑल लेकिन इनके अंदर क्या होंगे, इन सिस्टम में बहुत सारे बदलाव आएंगे। जैसे कि अलग अलग ग्रुप में पाए जाने वाले प्राणियों को जो समझने का तरीका है वो हाँ समय के साथ क्या होगा, बदलता जाएगा। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। हम एक भी कह सकते हैं कि जो संख्या है या जो प्रकृति है अलग किंगडम्स में पाए जाने वाले प्राणियों की, वह भी समय के साथ क्या होगी, वैज्ञानिक के द्वारा समझी जाएगी और उसमें भी क्या होंगे, अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग समझ विकसित होगी, अलग अलग राय होगी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। Linnaeus classified all the living organisms under two large kingdoms. Linnaeus ने सभी जीवित प्राणियों को दो बड़े किंगडम में क्लासीफाई किया, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमलिया। किंगडम प्लांटिया, दिस किंगडम इंक्लूड्स बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई। उन्होंने बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट्स थे, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट, फोटोसिंथेटिक में क्या होते हैं किंगडम प्लांटिया वाले, और नॉन फोटोसिंथेटिक में फंगाई, सभी को एक साथ उठा के रख दिया। अब आता है किंगडम एनिमलिया। दिस किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड मेटाजोअन्स। इस किंगडम में उन्होंने एक कोष की प्रोटोजोअन्स को रखा, मल्टीसेलुलर एनिमल्स को रखा, साथ ही साथ मेटाजोअन्स को भी रख दिया। जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं वही क्या है, मेटाजोअन्स हैं। लिमिटेशंस ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्या खामियाँ थी, दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्या खामियाँ थी, हम उसके बारे में जानेंगे। Certain organisms like Euglena and sponge share the characteristics of both plants and animals। कुछ निश्चित प्राणी हैं जैसे कि यूग्लिना है, स्पॉन्ज हैं, उनमें प्लांट और एनिमल दोनों को लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यूग्लिना में कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वे पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं बना सकती हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, वे क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। क्या है, हेट्रोट्रॉफिक, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाले हैं। दे हैव अ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनमें क्या है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब सड़ी गली चीज़ों पे निर्भर रख के भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। कैरिंग आउट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये क्या करते हैं, कोशिका के बाहर पाचन कर लेती हैं। अदर कलरलेस फॉर्म्स इंजेस्ट स्मॉल फूड पार्टिकल्स एंड कैरी आउट इंट्रासेलुलर डाइजेशन। कुछ क्या है, उसके और भी कलर फॉर्म्स हैं, प्रकार हैं, जो कि खाने को निगलते हैं, ठीक है, बाहर से क्या करते हैं, निगलते हैं और शरीर के अंदर ले जाके उसको क्या करते हैं, पचाते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। या बोल सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जब खाने को हम क्या करते हैं, निगलते हैं। यूग्लिना इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनिमल किंगडम एज टेक्सैंथियन इन द आई स्पॉट। यूग्लिना का एक लक्षण ये भी है कि उनका जो एनिमल के पिगमेंट है वह क्या है, टेक्सैंथिन है, जो कि आई स्पॉट में पाया जाता है। फंगाई एंड माउस है were placed under kingdom Plantia, but they possess many characters not common to plants। फंगाई और मॉल्स को हमने किंगडम प्लांटिया में रखा था, लेकिन उनमें बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो कि प्लांट्स में से नहीं मिलते हैं।
फंगाई लाइक क्लोरोफिल, पहला क्या है, फंगाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। दे आर हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स, वे क्या हैं, हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स हैं, ऑटोट्रॉपिक नहीं है, जबकि प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हैव मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन देम एंड आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में बहुत सारी समानताएँ होती हैं, लेकिन वे फिर भी क्या हैं, एक दूसरे से अलग हैं, वे क्या हैं, एक दूसरे से अलग प्राणी हैं। दस इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस देम इन दियर प्लांट और एनिमल किंगडम, इसलिए उन्हें उनके प्लांट और एनिमल किंगडम में क्या करना है, रखना बहुत ही मुश्किल काम है। द स्टेटस ऑफ वायरस वेयर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट इन टूडे। आज के समय में जो वायरस की स्थिति है कि वे जीवित हैं कि या मृत हैं, यह भी क्या है, बहस का एक बिंदु है, बहस का एक मुद्दा है। टू किंगडम के बाद आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। हैकल ने 1866 में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटिया, प्रोटिस्टा और एनिमलिया में डिवाइड कर दिया। फिर थ्री किंगडम के बाद क्या आता है, फोर किंगडम, ठीक है। तो हैकल ने क्या दिया, थ्री किंगडम, और कोपलैंड ने क्या दिया, फोर किंगडम दिया। कोपलैंड ने 1956 में एक अलग किंगडम बनाया, मोनेरा, ठीक है। उन्होंने लिविंग वर्ल्ड को चार कट किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया और एनिमलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया और एनिमलिया चार किंगडम में रख दिया। इन दिस सिस्टम फंगाई कंटिन्यू टू रिमेन विद किंगडम प्लांटिया, और जो फोर किंगडम सिस्टम था, फंगाई को अभी भी प्लांटिया में ही रखा गया था, फंगाई का अलग को नहीं किया गया था। इसके बाद आते हैं R.H. व्हिटकर साहब 1969 में। इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, ठीक है। द किंगडम्स आर आइडेंटिफाइड बाई हिम वे आर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया, एनिमलिया। और उन्होंने जो किंगडम बनाया था, जो पहचाना था, जिसकी परिभाषा दी थी, उसे हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया और एनिमलिया के नाम से जानते हैं। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। मेन जो क्राइटेरिया क्या है जिसके आधार पर वो एडमिशन करा, जो मेन लक्षण था, ठीक है, क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का, ठीक है, वह क्या था, स्ट्रक्चर था, संरचना था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, शरीर का उनका क्या है, कोशिकीय संगठन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण क्या क्या तरीका है, रिप्रोडक्शन, जनन कैसे होता है, प्रजनन कैसा होता है, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उनमें विकासीय संबंध कैसे हैं। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, ये 5 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए कि व्हिटकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसका मेन क्राइटेरिया क्या था, क्या किन किन चीज़ों पर आधारित था। तो पहला क्या था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब आपको टेबल दिया गया है, तो टेबल मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, एनसीईआरटी में टेबल दिया गया है, उसके बारे में वो लाइन कह रही है। द थ्री डोमेन सिस्टम हैज़ आल्सो बीन प्रपोज्ड। एक साइंटिस्ट ने थ्री डोमेन सिस्टम भी दिया, जिसके हिसाब से किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड करते हैं, बाकी सभी को क्या करते हैं, यूकैरियोटिक किंगडम में रख देते हैं। तो मोनेरा को उन्होंने आर्किया, ठीक है, और यू बैक्टीरिया में किया, आर्किया में आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया, ठीक है, और जो यूकैरिया है उसमें प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमलिया को रखा। और इस तरीके से 6 किंगडम सिस्टम का भी क्या हुआ, विकास हो गया, 6 किंगडम सिस्टम भी आ गया। अब करा लेटेस्ट लुक एट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशंस दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, क्या कमियाँ थी, क्या और भी सुधार होना था, जो कि बाकी क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, अंडर प्लांट। पहले क्या था, जो दूसरे सिस्टम थे वे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी को प्लांट के अंदर उठा के रख दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बदलाव हो गया। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। यहाँ जो मेन बात थी जिसके आधार पर यह किया गया था वो क्या थी कि सभी में क्या थे, सेल वॉल प्रेजेंट थे, सभी ऑर्गेनिज्म में क्या थे, सेल वॉल प्रेजेंट थे। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कारण से हमने उन्हें भी उठा के उसी में रख दिया जिनके बाकी कैरेक्टर डिफरेंट थे, लेकिन बस सेल वॉल सेम था। इस वजह से उठा के क्या किया, प्लांट में रख दिया। साइंटिस्ट ने उसको भी क्या किया, प्लांट में ही रख दिया। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विथ अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। इसके कारण प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि साइनोबैक्टीरिया
भी क्या हुए, दूसरे समूहों के साथ आ गए जो कि क्या थे, यूकैरियोटिक थे। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर वंस। यहाँ पे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को भी साथ में रखा गया, जैसे कि क्लामाइडोमोनास वगैरह को क्या किया गया था, पहले इनको एल्गी में रखा गया था, उनको क्या किया गया, एल्गी में रखा गया। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप, या जो वर्गीकरण सिस्टम था इसने हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप में कोई अंतर नहीं किया, जैसे कि फंगाई है और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स हैं, इनमें कोई अंतर नहीं किया। डू दे सो आल्सो शो अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वाल कंपोजिशन, बल्कि हम देखते हैं कि जो फंगाई थे और प्लांट थे उनके वाल कंपोजिशन में भी अंतर था, उनकी जो सेल वाल थी वो भी अलग अलग प्रोडक्ट से बनी थी। जैसे कि फंगाई में सेल वाल जो थी वो काइटिन की बनी थी, जबकि ग्रीन प्लांट्स में सेल वाल सेलुलोज की बनी थी। इसके अंतर के बावजूद भी उनको एक साथ रखा गया। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom। जब इस तरीके के लक्षण को देखा गया तो फंगाई को एक अलग किंगडम में रख दिया गया, किंगडम फंगाई। जब इन सब चीज़ों को देखा गया तो फंगाई को कहाँ रखा गया, किंगडम फंगाई में रखा गया। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista। सभी प्रोकैरियोटिक और एक कोश के जीवों को किंगडम मोनेरा में रखा गया, सभी एक कोश के यूकैरियोटिक जीवों को कहाँ रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लैमाइडोमोनास क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड अमीबा। किंगडम प्रोटिस्टा की वजह से क्लैमाइडोमास और क्लोरेला जो पहले एल्गी के साथ रखे गए थे प्लांट्स में, क्योंकि दोनों में सेलवाल थी, अब ये पैरामीशियम और अमीबा के साथ आ गए। किसके साथ आ गए, पैरामीशियम और अमीबा के साथ, जिनको पहले कहाँ रखा गया था, एनिमल किंगडम में रखा गया था पैरामीशियम और अमीबा को, क्योंकि उनमें सेलवाल नहीं थी। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। इसने उन प्राणियों को भी साथ लाया जो कि पहले के क्लासिफिकेशन में अलग अलग किंगडम में रखे गए थे। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, और ऐसा इसलिए हुआ कि जो वर्गीकरण का तरीका था वह बदल गया। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेशनशिप, और ऐसी बदलाव तो इसमें भी होते रहेंगे जब हमारे जो समझ है जीवों के प्रति, ठीक है, लक्षणों का जो समझना है, जो वैज्ञानिक संबंध है, जब हम उसको समझ लेंगे तो और भी परिवर्तन भविष्य में होते रहेंगे। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities but it also phylogenetic। समय के साथ एक ऐसे सिस्टम की खोज की जाने लगी जो क्या हो, केवल मॉर्फोलॉजिकल ना हो, फिजियोलॉजिकल ना हो, रिप्रोडक्टिव समानताएं ना हो, जो कि क्या हो, फाइलोजेनेटिक भी हो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर क्या हो, आधारित हो, विकासीय संबंधों पर। अगला पॉइंट आता है मेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। जो 5 किंगडम सिस्टम था, क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसके क्या फ़ायदे हैं, मेरिट्स मीन्स फायदे। इट रिफ्लेक्ट्स बेटर रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म विथ रिगार्ड टू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यह क्या करता है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में क्या है, एक बेटर रिलेशनशिप को दिखाता है, संबंध दिखाता है, इसके बावजूद कि उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको बिना देखे हुए क्या करता है, उनमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को दिखा देता है। इट रिफ्लेक्ट बेटर इवोल्यूशनरी ट्रेंड इंडिकेटिंग ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंपल वन। इसमें एक ग्रेजुअल लगातार इवोल्यूशनरी ट्रेंड भी देखने को मिलता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं वे सिंपल ऑर्गेनिज्म से ही उनका विकास हुआ था, साधारण जीवों से ही जटिल जीवों का विकास हुआ था। इट गिव्स बेटर प्लेसमेंट टू सर्टेन कंट्रोवर्शियल ग्रुप्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, फंगाई, यूग्लिना। इसमें कुछ निश्चित कंट्रोवर्शियल, ठीक है, जो विवादित समूह थे, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया था, फंगाई था, यूग्लिना, उनको भी क्या किया, एक सही स्थान दिया। सेपरेशन ऑफ किंगडम फंगाई फ्रॉम प्लांट सीम्स टू बी जस्टिफाइड एज फंगाई वियर ओन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल एज वेल बायोकेमिकल कैरेक्टर्स। किंगडम फंगाई को प्लांट से अलग करना और भी सही था, क्योंकि फंगाई में अपना खुद का क्या होता है, संरचना होता है, फिजियोलॉजिकल कोशिका के अंदर की जो घटनाएं हैं, और साथ ही साथ बायोकेमिकल कैरेक्टर खुद का होता है फंगाई का। डीमेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के क्या नुकसान है। द पोजीशन ऑफ वायरस इज नॉट क्लियर। वायरस का स्थान अभी भी स्पष्ट नहीं है। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स हैविंग डाइवर्स फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल, हेंस डज नॉट सीम टू बी प्रॉपर ग्रुपिंग। किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्राणी है उनका रूप क्या है, बहुत ही अलग है, स्ट्रक्चर, संरचना, लाइफ साइकिल भी क्या है, अलग है, इसलिए इनकी प्रॉपर ग्रुपिंग हो नहीं पाती, इन्हें ठीक से इनकी प्रॉपर ग्रुपिंग नहीं हो पाती।
सम ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड अंडर प्रोटिस्टा इजी डायनोफ्लैजिलेट्स आर नॉट यूकैरियोटिक रेदर मोनोकैरियोटिक। कुछ प्राणी हैं जो कि प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स है, वे यूकैरियोटिक नहीं है, जबकि क्या है, मेसोकैरियोटिक है। स्लाइम माउथ प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ प्रोटिस्ट। स्लाइम माउथ को प्रोटिस्टा में रख दिया गया, लेकिन उसके जो लक्षण है वो बाकी प्रोटिस्ट से क्या है, बिल्कुल अलग है। द 3 हायर किंगडम्स आर प्लांटिया, फंगाई एंड एनिमलिया सिम टू बी पॉलीफाइलेटिक। 3 जो हायर किंगडम्स हैं, प्लांटिया, फंगाई, एनिमलिया, वे क्या है, पाइलोफैलेटिक है। हाउएवर डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस डिमेरिट्स व्हिटेकर 5 किंगडम सिस्टम इज वाइडली एक्सेप्टेड। इन सभी कमियों के बावजूद भी व्हिटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम था वह हर जगह क्या है, स्वीकार कर लिया गया। अब आता है किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया क्या है, किंगडम मोनेरा की आत्मा है। बैक्टीरिया क्या है, किंगडम मोनेरा की आत्मा है। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो सूक्ष्म प्राणी है वह क्या है, बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पे पाए जाते हैं। जहाँ पे दूसरे जीव नहीं पाए जाते वहाँ भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे है ज्वालामुखी है, समुद्र की गहराई है, बर्फ़ के पहाड़ है, रेगिस्तान है, गर्म पानी का झरना है, बहुत नमकीन पानी है, मतलब जहाँ पे दूसरे प्राणी जिंदा नहीं रह सकते वहाँ भी बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक मिट्टी में सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। ये एक्सट्रीम हैबिटाट्स मतलब जो विषम, हर चीज़ की जो विषम वाली स्थिति होती है वहाँ पे पाए जा सकते हैं। गर्म पानी का झरना है, ठीक है, मरुस्थल है, बर्फ़ का पहाड़ है, गहरे समुद्र हैं, जहाँ पे दूसरे कुछ ही प्राणी जिंदा रह सकते हैं। मेनी ऑफ देम लिव इन ऑन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स सच पैरासाइट्स। बहुत सारे दूसरे प्राणियों के ऊपर या शरीर के अंदर परजीवी के रूप में भी रहते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 शेप में बांटा गया है। स्फेरिकल कोक्कस, रॉड शेप बैसिलस, कॉमा शेप वाइब्रियम, स्पाइरल शेप स्पाइरेलिया। ये रहा फिगर। दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। संरचना तो बहुत साधारण होती है बैक्टीरिया की, लेकिन उनका व्यवहार क्या है, बहुत ही जटिल है। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बाकी दूसरे प्राणियों से जब हम तुलना करते हैं तो बैक्टीरिया ऐसा प्राणी है जिसमें सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, पोषण वाली विभिन्नता देखने को मिलती है। सम ऑफ बैक्टीरिया है ऑटोट्रॉपिक, कुछ क्या है ऑटोट्रॉपिक हैं। इट मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। वे अपना भोजन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बना लेते हैं। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। जो बैक्टीरिया हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, इट मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। बहुत सारे बैक्टीरिया क्या हेटेरोट्रॉप्स हैं, वे खाने के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहते हैं या तो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर पे जिंदा रहते हैं। जो मरे हुए पौधे हैं, जानवर हैं, उनके ऊपर भोजन के लिए जिंदा रहते हैं जब ये हेटेरोट्रॉप्स के रूप में रहते हैं। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के आकार 4 तरह के होते हैं। कोकस स्फेरिकल, ठीक है, कोकस में आपको मोनोकोकस देखने को मिलेगा, अकेला जब होगा, 2 होगा तो डिप्लोकोकस, 3 4 होगा तो टेट्राकोकस, ठीक है। फिलामेंट तंतु के रूप में होगा, स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेप्टोकोकस, सीट के रूप में होगा, एक चद्दर के रूप में होगा तो स्टेफाइलोकोकस। बैसिलस, जो बैसिलस होता है जो कि रॉड शेप का है, वे आगे और भी डिवाइड होंगे जैसे कि मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्टेफाइलोबैसिलस। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। डिप्लोबैसिलस तो देखा, स्ट्रेप्टोबैसिलस देखा जो कि फिलामेंट के फॉर्म में होती है। पैलिसेड बैसिलस होता है जो कि स्टैक के फॉर्म में होती है, मतलब जैसे आप बोरे को लगाते हो एक कतार में, वैसे ही स्टैक के रूप में क्या होता है, पैलिसेड बैसिलस होता है। वाइब्रियम होता है जो कि कॉमा शेप का होता है। स्पेरियम क्या होता है, स्पाइरल शेप का होता है। अब इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की संरचना कैसी होती है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सेल वॉल आएगा। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की जो सबसे बाहरी परत होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज रिजिड, कठोर होती है, विच प्रोटेक्ट्स एंड गिव्स शेप टू द सेल, जो कि क्या करती है, कोशिका की सुरक्षा करती है, उसे
ताकत देती है, उसे आकार देती है। द सेल वॉल इज मेड ऑफ कंपाउंड पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वह पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है। सेल वॉल के बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिलो द सेल wall encloses the cytoplasm and other cell contents. It is made up of lipids and protein. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है जो कि सेल वॉल के जस्ट नीचे होती है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, दूसरे सेल कंटेंट होते हैं, सेल की दूसरी वस्तु सेल में पाए जाने वाली दूसरी चीज़ें होती हैं, और यह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। पिली आर शॉर्ट एंड थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द सेल वॉल इन सम बैक्टीरिया। पिली क्या है? छोटा सा बड़ा हुआ रेशा जैसा संरचना होता है जो कि सेल वॉल से बाहर निकला होता है, ठीक है, बैक्टीरिया में। फ्लैजिला, सम बैक्टीरिया मूव विद द हेल्प ऑफ 1 or 2 फ्लैजिला। कुछ बैक्टीरिया 1 या 2 फ्लैजिला की मदद से चल लेते हैं। फ्लैजिला है 9+1 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। फ्लैजिला में 9+1 10 का अरेंजमेंट में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। फ्लैजिला आर लॉन्गर एंड थिकर देन पिली। फ्लैजिला जो होते हैं वे पिली से लंबे होते हैं और मोटे होते हैं। तो अगला पॉइंट आता है जेनेटिक मटेरियल। अब हम देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। बैक्टीरिया है 1 सर्कुलर क्रोमोसोम मेड ऑफ अ डबल हेलिकल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। बैक्टीरिया में एक सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि डबल हेलिकल से बना होता है डीएनए के। इट इज़ लोकेटेड इन अ रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियस के उस क्षेत्र में पाया जाता है जिसको न्यूक्लियाइड कहा जाता है। सिंस द क्रोमोसोम इज नॉट लॉज्ड विद इन अ ट्रू न्यूक्लियस, बैक्टीरिया आर टर्म प्रोकैरियोट्स। और हम देख रहे हैं कि इनके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वे ट्रू वास्तविक न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम द क्रोमोसोम मेनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया पॉजेज रिंग्स ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स। बहुत सारे स्पीसीज में क्रोमोसोम के सिवाय अंगूठी की तरह डीएनए पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। विच रेप्लिकेट अलॉन्ग विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है, अपनी कॉपी बनाता है, अपने से बैक्टीरिया बनाता है। एंड जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया में बहुत सारे हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए जीन बनाते हैं और सेक्स फैक्टर के लिए भी बनाते हैं डीएनए और प्लाज्मिड्स। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।